नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड ड्रामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम रेलवे ग्रुप डी की जो साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को वीडियो को लेकर आए हैं। ओके, और ये डेली वीडियो होती है, तो इसको आप वॉच कर लीजिएगा। ओके, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में जो घंटी है उसको भी दबा लेना। ओके, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिल्कुल मंद स्रव का तीव्रता स्तर क्या है। तो वो होता है आपका 0 dB। क्या होता है वो? 0 dB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 0 dB हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल्ट्रासोनिक, क्या अल्ट्रासोनिक तरंगों की तीव्रता कितनी होती है। जो अल्ट्रासोनिक की तरंगों की तीव्रता होती है वो होती है आपकी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। किसकी? अल्ट्रासोनिक तरंगों की तीव्रता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है। जो मनुष्य के लिए सुनने वाली जो ध्वनि की सीमा होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ओके, इतनी ध्वनि तक इंसान सुन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, मानव कान की सामान्य श्राव सीमा क्या है। जो मानव कान की जो सामान्य श्राव सीमा है वो है आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ओके, 20 हर्ट्ज से कितना है? 20 किलो हर्ट्ज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि मनुष्य की बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। जो उच्चतम जो ध्वनि है वो क्या है? वो है 80 dB। क्या है ये? 80 dB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो वो ध्वनि जो तरंगें हैं उस ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है इंफ्रासोनिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि आवृत्ति मनुष्य के लिए श्राव नहीं है। तो किसकी आवृत्ति है? वो है आपकी 22,000 हर्ट्ज। वो श्रव्य नहीं है, मतलब 22,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन नहीं सकता है। ओके, कितना तक सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। इसके बीच में आ जाएगा तो भी मनुष्य सुन लेगा, लेकिन इससे ज़्यादा हो गया, 20 से ज़्यादा हो गया तो नहीं सुन सकता, और 20 से कम हो गया तो भी नहीं सुन सकता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है। तो किस तरंगों की आवृत्ति है? वो है आपकी 20 हर्ट्ज से कम की। ओके, अब ये 20 हर्ट्ज से कम है तो इसको मनुष्य सुन भी नहीं सकता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। तो कौन सी करती हैं? वो पराश्रव्य। कौन सी करती हैं? ये पराश्रव्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगें होती हैं जो चमगादड़ के रास्ते में आने वाली जो बाधाओं को पता लगाने में मदद करती हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है। जो मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 16 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज मनुष्य के श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि अल्ट्रासोनिक क्या है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से भी अधिक होती है। तो कौन सी होती है? वो होती है आपकी 2000 हर्ट्ज। क्या होती है? 2000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि
हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है, तो क्या जानी जाती है? वो जानी जाती है आपकी सुपरसोनिक। क्या जानी जाती है? सुपरसोनिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि जिस सामग्री से, क्या क्वेश्चन है कि जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको किया जाता है आपका ट्रांसपेरेंट। क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट। अब ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ये पारदर्शक सामग्री कहलाती है। ओके, यह एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशीय में किया जाता है। किसके में किया जाता है? प्रकाश में किया जाता है इसका प्रयोग। किसका? ट्रांसपेरेंट का। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि डेंटल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है। जो डेंटल प्रभाव है वो किससे संबंधित है? वो है आपका प्रकीर्णन से। किससे होता है? प्रकीर्णन से होता है। ओके, अभी प्रकीर्णन क्या होता है? अभी प्रकीर्णन, जो डेंटल का प्रभाव जो प्रकीर्णन से संबंधित है, किसी भी कालायनी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना ही परिघटना को डेंटल प्रभाव कहते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि मनुष्य में प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? जो प्रकाश की गति होती है वो किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो होती है फ्रेंड्स आपकी किस में? वो होती है आपकी निर्वात में। किस में होती है? निर्वात में। ओके, निर्वात में कितनी होती है? वो होती है आपकी 3 × 10⁸ होती है निर्वात में। पानी में कितनी होती है? तो पानी में होती है 2.24 × 10⁸। ओके, ये किस में होती है? ये होती है प्रकाश की गति पानी में। ओके, अब ये कांच में होती है आपकी 2 × 10⁸। ये कांच में होती है। ओके, और मैंने जो निर्वात में बताई थी वो क्या बताई थी फ्रेंड्स? अभी 3.10⁸। ये किस में होती है? ये होती है आपकी निर्वात में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? जो प्रकाश का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था प्लांक। किसके द्वारा? प्लांक के द्वारा ही ये किया गया था। ओके, अब ये प्लांक कौन है, क्या है ये? तो प्लांक सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था प्रकाश का। ओके, ये क्वांटा की ऊर्जा EhV दी जाती है। जैसे यहाँ पर H प्लांक नियतांक होता है। ओके, और V आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है। तो ये क्या होता है? ये जो एक आवंटा की ऊर्जा होती है वो क्या होती है? HV बराबर क्या होती है? HV बराबर HC और लिम्डा। ओके, ये होता है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांक। क्या है? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो वो होता है आपका लाल का। अब ये लाल का क्यों होता है? तो लाल रंग कोण सबसे कम होता है। लाल रंग को एक रक्त कण भी कहा जाता है। इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो लगभग 625 से किससे 625 से 740 mm है। कितना है? 625 से 740 mm तक होती है। ओके, क्या होती है ये होती है आपकी तरंग दैर्ध्य, ये रेड कलर की। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो ये कौन सी घटना है? वो घटना है आपका ध्रुवीकरण। कौन सी है वो? ध्रुवीकरण है। अब ये ध्रुवीकरण क्या होता है? ध्रुवीकरण क्या सिद्ध करता है? तो ध्रुवीकरण प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती हैं जो ध्रुवण की घटना और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित करती हैं ये। ओके, अब ये गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंग ध्रुवण का गुण ही प्रदर्शित नहीं करती। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक के रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है? तो वो कौन सा है जो इसको विभाजित कर सकता है? वो कर सकता है आपका प्रिज्म। कौन कर सकता है? प्रिज्म करता है।
और प्रिज्म कैसे करता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ओके, तो इसको क्या करते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपवर्तन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है। जो वस्तुएं जो अपने आप में खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहा जाता है उनको, अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कुर्सी है, मेज है, आपकी दरवाजा है, ये अपने आप में प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ये प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य है, लालटेन है, जलती हुई मोमबत्ती है, ये प्रदीप्त हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या हो जाएगा, सी, अप्रदीप्त वस्तुएं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं को क्या कहते हैं। जो वस्तुएं होती हैं जो अपने आप को स्वयं उत्पादित करती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उनको कहते हैं हम चमकदार वस्तुएं। क्या कहते हैं, चमकदार वस्तुएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चमकदार वस्तुएं। जैसे सूर्य, ओके, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, सूर्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो किस वर्ष में मापा था, वो मापा था आपकी 1676 ईस्वी को। किस वर्ष को, 1676 ईस्वी को इसको मापा था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश दिखाई देता है, वो कैसा दिखाई देता है, वो देता है आपका काला। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। जो गली में जो लाइट लगी होती है उसमें पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका सोडियम का। किसका किया जाता है, सोडियम का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है। जो प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा गति किसमें करता है, हमारा जो प्रकाश गति किसमें करता है, वो करता है आपका निर्वात में। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किसी माध्यम की प्रकाश की परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा ही भी व्यक्त किया जाता है। तो वो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, वो किया जाता है आपका प्रकाश घनत्व के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश घनत्व के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, तो वो होता है आपका इसकी गति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी गति कम हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है। जो बादलों का जो रंग होता है वो सफेद किसके कारण दिखाई देता है, तो वो देता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ के अणुओं द्वारा प्रकाश को चारों ओर दिशाओं से विपरीत करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन को फ्रेंड ध्यान से पढ़िए कि प्रकाश की एक कुंज की द्रव्य में तैरते कणों से के टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्ण से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो चमक की जो प्रक्रिया होती है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम, तो ऑप्शन देख लेते हैं, उसमें कहते हैं हम टिंटल प्रभाव। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टिंटल प्रभाव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी
तो अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी, तो ये निकलती है मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर अपवर्तित होता है, परावर्तन की घटना घटित होती है। तो अपवर्तित होगा तो परावर्तन की घटना भी घटित होगी, तो क्या होगी, वो होगी आपकी नियमित। क्या हो जाएगी, नियमित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। जो एक हमारा समतल दर्पण है उसके लिए एक छवि होती है, तो वो कौन सी छवि होती है, वो होती है आपकी आभासी और उल्टा। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आभासी और उल्टा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। जो हमारा जो उत्तल दर्पण होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है। जो फ्रेंड्स क्या है, जो उत्तल दर्पण होता है ना हमारा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका किस में, वाहनों के रियर व्यू मिरर में। ओके, किस में किया जाता है, भारत के रियर व्यू में। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किस बिंदु पर, क्या क्वेश्चन है कि किस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को कहते हैं। जो एक बिंदु होगा फ्रेंड्स, जो जिसकी सभी किरणें एक ही जगह पर मिलती हैं, तो उसको हम कोई नाम देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फोकस। ओके, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या नाम देंगे, फोकस देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब सतह पर स्थिर है। कौन सा प्रतिबिंब स्थिर है, तो वो कौन सा है, वो है आपका फ्रेंड्स पोल। ओके, कौन सा है वो, पोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दर्पण की वक्रता को फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो फोकल लंबाई त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, आर बराबर 2f। ओके, ये होता है आपका आर बराबर 2f होता है। तो आर यहाँ पर क्या है, वक्रता की त्रिज्या है। ओके, एफ क्या है, फोकल लंबाई है। ओके ओके फ्रेंड्स, और ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो गोलाकार है उस गोलाकार की फोकस दूरी क्या होती है, वो होती है आपकी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो उसका आवर्धन कितना होगा। तो उसका जो आवर्धन है तो वो होगा आपका 0.3। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा 0.3, तो हमको दे रखा है त्रिज्या हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है इसमें, और हमारी जो फोकस दूरी है, हमारी कहाँ पर है, तो फोकस दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो 5 की आधी होती है तो 1/2 हो जाएगी, मतलब 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यू हमारे लिए दे रखा है कितना है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है हमारे लिए ये वाला। ओके, उत्तल दर्पण होता है यू हमारा, और वी हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पर इस वैल्यूओं को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर रख देंगे हम, तो यहाँ पर रखेंगे तो हम रखेंगे 1/2.5 ओके बराबर 1/v प्लस 1/10। ओके, यही था हमारा। तो v बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। ओके, अभी जो आवर्धन है, आवर्धन पूछा है हमसे, आवर्धन कितना होगा, तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v/u। ओके, तो यहाँ पर रख लीजिए। तो v हमारा कितना है 10, और u हमने जो अभी निकाला है वो कितना हो गया 10 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0.3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा को एक प्रतिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो किसको एक प्रतिसरण दर्पण भी कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका अवतल दर्पण को। अब इस अवतल दर्पण की जो बनावट की ऊपर उभरी होती है और इन्हें
अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? और अवतल दर्पण का प्रयोग सैटेलाइट डिश, वाहनों की हेडलाइट, खगोलीय दूरबीन, ओके, इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभारी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समतोलन। अब इस समतोलन, अब आपको पता है दर्पण का जो समीकरण होता है वो होता है आपका A1/F बराबर 1/U प्लस 1/V होता है, आपको ये पता है। जो दूरियों में होगा तो वो होगा आपका U होता है और उसमें V होता है और F होता है। ओके, आपको इतना पता होगा। तो ये कथन क्या है? ये कथन आपका समतोलन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियो ये आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जो घंटी है उस घंटी को भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।